शुरुआत करते हैं। आज तो इंट्रोडक्शन है। चलिए, पेड़ पौधों की बात हो रही तो हरे रंग से शुरुआत करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। रिएक्शन से शुरुआत करता हूं, है ना। देखो, रिएक्शन कुछ इस तरह से है। रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। देखो, 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इसे फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट कहते हैं। या फिर बोलो, फोटोसिंथेसिस के 3 प्रोडक्ट है, ग्लूकोज, वाटर एंड O2। उनमें से एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। सही है, अच्छे से बारीकी से। हाँ, अरे यार, ठीक है। देख रहे हो आप, एक चीज देखिएगा, ये जो आपको नहीं लग रहा रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक है, CO2 प्लस वाटर। कहने का मतलब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बन रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सही है बच्चों? अच्छा, देखो, फोटोसिंथेसिस को मैं कहता हूं, फोटोसिंथेसिस को मैं कहता हूं फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या बोलता हूं? एक फिजिको केमिकल प्रोसेस या फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल या फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल या फोटो बायो केमिकल प्रोसेस कहता हूं। क्यों कहता हूं अभी बता दूंगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। देखो, इस प्रोसेस में लाइट रेडिएशन, लाइट एब्जॉर्ब होगा। लाइट एब्जॉर्ब होना क्या हुआ? एक फिजिकल प्रोसेस। तो लाइट एब्जॉर्ब होगा, एक फिजिकल प्रोसेस। और इस लाइट एब्जॉर्ब जब होगी, उससे क्या चलेगा? केमिकल रिएक्शन चलेंगे। केमिकल रिएक्शन चलेंगे तो क्या हो गया? फिजिको केमिकल प्रोसेस। या बोलो, फोटो मतलब लाइट, लाइट की मदद से चलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना। क्या बोल रहा हूं? लाइट एनर्जी का यूज करके किया जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए कहते हैं फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। जिसमें होता क्या है बच्चों? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है ना बच्चों, इसे स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सही है, यह है मामला बच्चों। देखो, नोट्स बनाना है बिल्कुल बना लेना, बाद में बनाना, आराम से PDF उठाना और बना लेना, उसमें क्या है ना। अभी समझने पर फोकस करो, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये तो मैंने बता दिया कि एक ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्यों बोला? क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिजिकल प्रोसेस है। उससे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, फिजिको केमिकल। या फोटो मतलब लाइट, लाइट एनर्जी से चलाया जा रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? एक एक एटम का फेट बताने जा रहा हूं। फेट मतलब किस्मत। यहां जितने भी एटम है उनकी किस्मत में क्या है वो देखिए, बहुत काम आएगा ये। देखो,
देखो 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं, सही है। 6CO2 में 6 O2 है, 6 O2 मतलब 12 O, 12 O में से 6 O ग्लूकोज का हिस्सा और 6 O वाटर का हिस्सा, पूरे 12 O हो गए, ठीक है। इसके बाद बच्चों 12H2 मतलब 24H, 24H में से 12H ये रहे और 12H ये रहे, हो गए पूरे 24H, सही है। अब बचा 12O, ये जो 12O है ये रिलीज होता है एज O2। बहुत पहले AIPMT में क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज में वो O कहां से आया, तो इसी रिएक्शन से आंसर आएगा ग्लूकोज का जो O है, देखो जरा कहां से आया है, CO2 से। भाई वाटर का O ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो ग्लूकोज को जो वो मिला है वो कहां से मिला है, CO2 से। ये दिमाग में रखना है अपन को, सही है, ओके। तो बच्चों एक बात ये हुई, दूसरी बात ये है, देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को मैं कहता हूं, देखिएगा फोटोसिंथेसिस को मैं कहता हूं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, जब कुछ बनता है तो बोलते हैं एनाबॉलिक, है ना, और जब कुछ टूटता है तो बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो यहां पर ग्लूकोज बनाया जा रहा है एनाबॉलिक, रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक बोलने लगेंगे क्योंकि ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, यहां ग्लूकोज बनता है ना, तो एनाबॉलिक। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए एंडरगोनिक, है ना। एनाबॉलिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का, तो क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है इसलिए एनाबॉलिक, एनर्जी चाहिए इसलिए एंडरगोनिक। और बच्चों ये रिडॉक्स प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब ये रिडॉक्स कैसे है वो समझो, इसके लिए मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस का। ये देखो जरा, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। बच्चों आप सब जानते हो फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मकसद क्या है पता है, वाटर से ऑक्सीजन निकालना। लाइट रिएक्शन में वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, वाटर से ऑक्सीजन तभी निकलेगा ना जब वाटर अपना H छोड़ देगा। वाटर अपना H छोड़ रहा है लाइट रिएक्शन में, तो वाटर H छोड़ रहा है तो वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कब हो रहा है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन लाइट रिएक्शन के दौरान, क्योंकि वाटर डोनेट करता है अपने H मतलब समझते हो, H प्लस और इलेक्ट्रॉन। वाटर को H डोनर कहेंगे, या बोलो डोनर ऑफ H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। तो वाटर अपने H छोड़ देता है, वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और बच्चों डार्क रिएक्शन में CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज, सही है। डार्क रिएक्शन में वाटर का वो CO2 से क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज। लेकिन सुनो तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, CO2 के पास है भाई, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन चाहिए, ग्लूकोज के पास है। ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज के पास है। कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 के पास है। अरे लेकिन H भी तो चाहिए, H भी तो चाहिए, वो HCO2 के पास नहीं है। तो वाटर ने जो H छोड़े हैं डार्क रिएक्शन के दौरान, ये वो H ले लेगा। तो H लेगा तो क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो CO2 का हो रहा है रिडक्शन,
CO2 का होता है रिडक्शन ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 का होता है रिडक्शन। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CO2 एक्सेप्ट करता है H, बोले तो H+ और इलेक्ट्रॉन। वाटर ने H दिया ऑक्सीडेशन, CO2 ने H लिया रिडक्शन। तो देखो ना, हुआ ना रिडॉक्स प्रोसेस, वाटर का ऑक्सीडेशन और कार्बन का CO2 का रिडक्शन, हो गया रिडॉक्स। सही है। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस एनर्जी लगती है, और तीसरा रिडॉक्स प्रोसेस है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। सही है। दूसरी बात बच्चों, जब धरती पर एवोल्यूशन चल रहा था, पहली बार फोटोसिंथेसिस किसने करी थी? क्या लगता है? बोलो भाई, कमेंट करें। जब एवोल्यूशन चल रहा था धरती पर, तो फोटोसिंथेसिस किसने किया था? चलिए बोल डालिए। फोटोसिंथेसिस भी बड़ा चैप्टर है बच्चों, है ना। रेस्पिरेशन में कम टाइम लगेगा, प्लांट ग्रोथ में भी कम लगेगा। अब बैकग्राउंड से इरिटेटिंग आवाज आ रही है, अरे कुछ तो नहीं है यार, क्या कर रहे हैं? देखो, कुछ लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, आयुष्मान ने बोला यू बैक्टीरिया। आयुष्मान बिल्कुल, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करी थी यू बैक्टीरिया ने बच्चों, यू बैक्टीरिया ने, बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी ने। तो सुनो मेरी बात, शुरुआत में फोटोसिंथेसिस यू बैक्टीरिया ने किया था, लेकिन उनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलता था। उनकी फोटोसिंथेसिस कैसी थी? एनऑक्सीजनिक, बिना ऑक्सीजन छोड़ने वाली। तो बिना ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस किया था यू बैक्टीरिया ने, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, इन्होंने। लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला था? उनकी यू बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला था? क्यों नहीं निकला था वो बताओ। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला था? क्या जानते हैं? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सही करने हैं लोगों के। बोलो भाई, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलता है? हां, एक ने आंसर दिया है कि सर बैक्टीरिया लोग ना H2O यूज नहीं करते, क्योंकि जो H2O यूज करेगा वो ऑक्सीजन छोड़ेगा। बैक्टीरिया H2S यूज करता है, इसलिए S निकलता है, बोले तो सल्फर। बच्चों, बिल्कुल सही है आपका जवाब, लेकिन ये सेकेंडरी रीजन है, मेन रीजन ये नहीं है। बिल्कुल, रंजीत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो बच्चों, देखो मेरी बात क्लियर कट सुनो। मानता हूं H2S यूज किया था उन लोगों ने, तो सल्फर निकलता था, ऑक्सीजन नहीं निकलता था। यह जवाब बाद का है, पहले यह जवाब देना है। सुनिएगा मेरी बात, क्या आपको पता है पानी को तोड़ने के लिए प्लांट में फोटोसिस्टम 2 पिगमेंट का ग्रुप होता है ना, फोटोसिस्टम 2 से पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स होता है, पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, है ना भाई। फोटोसिस्टम 2 से पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला? पहले जवाब जाएगा प्राथमिक वजह, प्राइमरी वजह जाएगी कि उनमें फोटोसिस्टम 2 नहीं था। बैक्टीरिया में क्योंकि फोटोसिस्टम 2 नहीं है, इसलिए पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, तभी तो वो पानी नहीं तोड़ रहे थे, H2S यूज कर रहे थे। सही है। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजनिक थी, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते थे वो। अरे वो खुद नहीं छोड़ते थे ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि उनके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं था। जब फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पानी तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं छोड़ते वो। प्राइमरी रीजन ये है। दूसरी वजह है कि वो H2S यूज करते हैं। यह भी सवाल आ चुका है AIPMT में बहुत पहले। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ना निकलने की मेन वजह है कि फोटोसिस्टम 2 नहीं होता उनके पास। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब बोलना है कि वो H2S यूज करते थे, इसलिए ऑक्सीजन नहीं सल्फर रिलीज होता था। सही है, क्लियर?
तो देखिए यही लिखने जा रहा हूं मैं, क्या ड्यूरिंग एवोल्यूशन photosynthesis, first of all photosynthesis first of all started photosynthesis सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यू बैक्टीरिया में, बट दे परफॉर्म्ड, उन्होंने कैसी फोटोसिंथेसिस करी, उन्होंने की थी एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब बिना ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस। तो बिना ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस इसलिए की थी क्योंकि दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था फोटोसिस्टम सेकेंड, क्योंकि उनके पास नहीं था फोटोसिस्टम सेकेंड। ये मेन रीजन है। एंड सेकेंडरी रीजन है कि एंड ऑल्सो दे डिड नॉट यूज H2O एज H डोनर। भाई H डोनर के फॉर्म में ये लोग H2S यूज करते थे, इसलिए सल्फर निकलता था। सही है? हाँ, ये है मेन अभी ये है जो मैं बता रहा हूं, उस पर फोकस करें। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, एक सेकंड इसको सही कर दो। दे डिड नॉट यूज H2O एज H डोनर, H2S यूज करते थे मेनली, है ना। और इसके बाद कोई पूछे पहला ट्रू और ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस किसने की, फर्स्ट ट्रू और ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस, पहला ट्रू और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने शुरू किया था? जो जवाब आपने दिया था, बोले तो साइनोबैक्टीरिया ने या ब्लू ग्रीन एल्गी ने। पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस की थी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ने। सही है? हाँ, नॉन ऑक्सीजनिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों मैं एनसीईआरटी की एक दो लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी बच्चों कहती है कि जो प्लांट है ना, प्लांट जो है, एनसीईआरटी से फर्स्ट पैराग्राफ से 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट पैराग्राफ से एनसीईआरटी से बताने जा रहा हूं क्या, कि प्लांट जो है ना यूज करते हैं एनर्जी का, प्लांट यूज करते हैं एनर्जी का सनलाइट से। किस लिए यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की एनर्जी प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यही जीवन का आधार है धरती पर। धरती पर जीवन क्यों है? क्योंकि प्लांट सनलाइट की, कितना लेक्चर लगेगा, 8 के आसपास लगेगा यार। फोटोसिंथेसिस में 8 लगते हैं, रेस्पिरेशन में 4.5 के आसपास लगते हैं, प्लांट ग्रोथ वाले में 2-2.5 लेक्चर लगते हैं, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना। ठीक है, 8 के आसपास लेक्चर लगेंगे इसमें, 4.5 से 5 के बीच रेस्पिरेशन में, 4 से 5 प्लांट ग्रोथ में, 2 से 3 का बीच का रेंज है ना। ठीक है, चलिए। तो प्लांट एनर्जी यूज करते हैं सनलाइट की फोटोसिंथेसिस के लिए, यही जीवन का आधार है धरती पर। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, और एनसीईआरटी कहती है फोटोसिंथेसिस 2 वजह से इंपॉर्टेंट है, 2 वजह से इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला कि धरती पर जितना फूड है वो सब फोटोसिंथेसिस से आया है, और ऑक्सीजन भी तो यही रिलीज करता है। मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए, 8 से 9 बोला ना, हमारे जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों यहीं से आते हैं। सही है? ठीक है, क्या बोल रहा हूं? एनसीईआरटी की लाइन है भाई ये।
एनसीईआरटी में पहले पैराग्राफ जो फोटोसिंथेसिस का है वहां पर मिल जाएगा। ये प्लांट सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यही धरती पर जीवन का आधार है ना, जीवन इसी से चल रहा है। और फोटोसिंथेसिस दो वजह से इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है ड्यू टू टू रीजंस, दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। धरती पर जितना फूड है सब यहीं से आया है। और दूसरा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ O2। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज ऑफ O2 इनटू द एटमॉस्फियर। मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए और जो खाना चाहिए वो सब यहीं पर होगा। सही है? अरे टाइम पे हो जाएगा, काहे को टेंशन ले रहे हैं तुम लोग। बीच में क्लास का नंबर बढ़ा देंगे ना बच्चों, है ना। बीच में हो सकता है मैं रोज क्लास लेने लगूं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, या फिर कोई एक सर को और इंट्रोड्यूस करा देंगे। टेंशन ना लो, सारी बातें टीचर्स लोग कर रहे हैं ना आपके साथ, तो टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। और दूसरा, मॉलिक्यूलर का वन शॉट बिल्कुल आएगा। पढ़ तो डालो, आगे फुल शॉट पढ़ लो, फिर वन शॉट देखो। कई लोग मैं जानता हूं कई लोग वन शॉट के भरोसे बैठे। वन शॉट से देखो बच्चों, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा। फुल शॉट, वन शॉट से रिवीजन किया जाएगा, वन शॉट से रिवीजन लिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, ये नहीं कि हम वन शॉट से सिलेक्शन लेंगे, नहीं बच्चों। आप लोग इतिहास जानते हो, हिस्ट्री जानते हो पिछले 2-3 साल की, कि वन शॉट से क्या हुआ है। सही है? तो वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए। हाँ बच्चों, मैं देखता हूं, कुछ ना कुछ करूंगा। या तो सुबह लेना स्टार्ट कर दूंगा रोज डेली, और शाम को स्किप कर दूंगा। कुछ ना कुछ करूंगा, चिंता ना करो, ठीक है, ताकि मैं फ्री हो जाऊं। या फिर कोई दूसरे सर को इंट्रोड्यूस करा देंगे। और ये जान लो, जो भी टीचर है बच्चों, जो भी आएंगे आपको बेस्ट लगेंगे। आप लोगों ने हम लोगों से पढ़ लिया, जिनसे भी पढ़ोगे, हमारे पास हमने कोई ऐसे टीचर नहीं लिए हैं जो कॉम्पिटेंट ना हो। समझ गए मेरी बात? परफेक्ट क्लास है, फर्स्ट रैंक देने वाले वो भी है, इसीलिए लिया गया है उनको। तो जो भी टीचर उतारे जाएंगे आपको बिना, जैसे टेलीग्राम में लोग डिस्कस कर रहे थे ना, मैं सीधा बोलता हूं कि जो भी टीचर लिए गए हैं सब फर्स्ट क्लास हैं, इसीलिए लिया गया है, ठीक है ना। इनके सर हमारे में नहीं है बच्चे, वो किसी और के होंगे, गलत जगह शेड्यूल पड़ गया होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, चिंता ना करें। हमें सब ख्याल है बच्चों, आपकी जो भी टेंशन है, आपको जो भी दिक्कत है, हमें पता है, हम फील कर रहे हैं, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। टेंशन ना लो यार, हम है ना, बस। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ये एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ से जो हीरे थे मैंने निकाल के रख दिए। अब बच्चों सेकंड पैराग्राफ, एनसीईआरटी फॉलो करते चलो। अब बात है बच्चों, एनसीईआरटी ने अगला पैराग्राफ लिखा है, व्हाट डू वी नो। हाँ, प्लांट फिजियो तो मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन ना लो। प्लांट फिजियो में पढ़ाऊंगा। बायो टेलीग्राम डिस्कशन लिंक, अरे यार एमकेजी पीडीएफ और नीट में जाना, ठीक है ना। उस चैनल में देखना, मैंने कहीं ना कहीं लिंक डाला है, नीट चैट के लिए जो लिंक है, तो वो मिल जाएगा तुम्हें, एक बार सर्च करना, ठीक है। देखो, फिर बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, जो भी है मैं कराऊंगा। अब मेरे बाद डीए सर आ जाएंगे, सही है। अरे फिजिक्स में जैसे जेटी सर हैं, बायो में भी सर हमने लिए, फिर केमिस्ट्री में भी लिए, सारे अच्छे बच्चों, हम पर ट्रस्ट किया है ना। तो जो टीचर आए ब्लाइंडली पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो बताइए हमें, हम है ना, फिर उसको दूर करने के लिए। यार काय को टेंशन लेते हो, ठीक है। अबे 5 नहीं यार, एक दिन लेंगे यार, ऐसे नहीं, टेंशन ना लो। आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है।
अच्छा, मैं लिंक आज फिर वापस डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ चलो बच्चों आ जाओ। बॉटनी में तो अभी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरे टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आ जाइए, सिलेबस सब टाइम से होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। हम अपना नाम नहीं खराब करेंगे यार, अपनी इज्जत थोड़ी ना दाव पे लगाएंगे यार। मार्केट में ही उतरे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के उतरे होंगे ना, टेंशन नहीं है ना। जब तक हम हैं टेंशन आपको नहीं लेना है, हमें लेना है, ठीक है ना, कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए, हमारा भी लालच है, ठीक है ना। तो ये ना सोचना कि यार किसी से भी पढ़वा देंगे, नहीं, हमारे पास जो भी है सब हीरे ही होंगे, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, अब एनसीईआरटी ने, अरे टेंशन क्या लेते हो मंता, चिंता ना करो, अभी सुनो मेरी बात। अब वापस आते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे, अभी काय को टेंशन लेना। चलो भाई अभी कोई डिस्कशन नहीं, अभी सिर्फ पढ़ने का काम। एनसीईआरटी में अगला उसी पेज में, पहले पेज में दिया हुआ है व्हाट डू वी नो। ये जो व्हाट डू वी नो है ना बच्चों, इसमें एनसीईआरटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं, जिससे प्रूव होगा कि सी, एल और सी से क्लोरोफिल, एल से लाइट, सी से CO2 रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल लाइट CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो पहले एक्सपेरिमेंट से क्लोरोफिल और लाइट का इंपॉर्टेंस प्रूव करने वाला हूं, सही है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें आप, आइए बच्चों। तो टॉपिक यह है बच्चों, एनसीईआरटी, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो एनसीईआरटी की हेडिंग वाइज ही चलूंगा। व्हाट डू वी नो, इसमें पहला एक्सपेरिमेंट आ रहा है, बहुत बारीकी से मैं इसको इलॉबरेट करने वाला हूं, तो अलर्ट होकर सुनेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक वेरीगेटेड लीफ ले लो, एक वेरीगेटेड लीफ ले लो। बताता हूं वेरीगेटेड लीफ क्या है। अरे वेरीगेटेड लीफ का मतलब है ऐसी पत्ती जो है तो हरी, लेकिन जगह जगह पर येलो कलर के पैचेस है। हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं शबलित पत्ती या ये, ठीक है, शबलित पत्ती या वेरीगेटेड लीफ, मतलब ऐसी पत्ती जो हरी है लेकिन जगह जगह पर येलो पैचेस है, ठीक है। दूसरी पत्ती है बच्चों, एक पत्ती और लो, नॉर्मल लीफ लो बच्चों, एक नॉर्मल पत्ती, और पार्शियली इसे ब्लैक पेपर से ढक देंगे। अ लीफ पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, पार्शियली कवर कर देंगे विथ ब्लैक पेपर। दो हो गई पत्तियां, है ना। दूसरा है बच्चों, ये दूसरी पत्ती हो गई। तीसरी पत्ती ले लो बच्चों, एक लीफ जिसको कुछ नहीं ढकना है, नॉर्मल लीफ, और पूरी तरह से लाइट से एक्सपोज करेंगे। लीफ कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू लाइट, बिल्कुल नहीं ढकेंगे उसको। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से आपको समझना है, यह एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान से समझना है। ऐसा करो बच्चों, ऐसा करो कि एक गमले में पौधा लगा है, हाँ बिल्कुल, मनी प्लांट में भी येलो कलर के पैचेस होते हैं, हरी पत्ती है। ऐसा करो बच्चों, एक पौधा लो। अरे यार जब लेंगे 5 लेक्चर तब की तब सोचेंगे, रोज थोड़ी ना लेंगे यार, जिस दिन 3 है उस दिन 4 हो जाएगी। देख लेंगे कैसे क्या करना है, अपन सेट कर लेंगे, टेंशन ना लो, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखेंगे, चिंता ना करो, ठीक है मोहम्मद। अगर मैंने लिया भी तो 8-10 दिन लूंगा, बस हो गया फुर्सत। अगर मुझे लेना हुआ ना तो 8-10 दिन लूंगा, बस हो गया, बंद हो गया फिर, तो टेंशन ना लो, ठीक है। अभी पूरा फोकस बच्चों हम आपका फायदा देखते हुए काम करेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। अभी फोकस पढ़ाई पे, हाँ चलो आ जाओ। देखो बच्चों, जिस पौधे में ये वेरीगेटेड पत्ती लगी है ना, उस पौधे के गमले को रख दो अंधेरे में। क्या करो, पौधे को क्या करो, अंधेरे में रख दो। अंधेरे में क्यों रख रहे हो बच्चों, ऐसी पत्ती लगी है पीली हरी पैच वाली, कुछ नॉर्मल पत्ती है,
उसको अंधेरे में रख दो बच्चों, अंधेरे में रख दो। अंधेरे में क्यों रख रहे हो? ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, ग्लूकोज स्टार्च ना बने। तो बच्चों जब 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रखोगे, 3-4 दिन के लिए जब अंधेरे में रखोगे, तो जो भी स्टार्च होगा, स्टोर्ड फूड स्टार्च, वो रेस्पिरेशन में टूट जाएगा। प्लांट क्या करेगा? जब फूड नहीं बन रहा होगा तो स्टोर्ड फूड स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़कर रेस्पिरेशन में यूज करेगा, रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे 3-4 दिन में ये रेस्पिरेशन में सारा स्टार्च ग्लूकोज सब खत्म। तो अंधेरे में इसलिए रखा था बच्चों कि इसका जो स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। डी स्टार्च कर दिया, स्टार्च खत्म कर दिया। अब लाओ इस पौधे को उजाले में। अब उजाले में लाना है और क्या करना है देखो, उजाले में लाओ, स्टार्च खत्म करवा चुका हूं। अब आओ, मान लो ये वेरीगेटेड पत्ती है, हरी पत्ती है पूरी तरह से, लेकिन जगह जगह पर येलो कलर के पैचेस हैं, जगह जगह पर येलो कलर के पैचेस हैं। तो ये जो पार्ट है पत्ती का, मान लो ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, और ये वाला येलो पार्ट है, येलो पार्ट है। अंधेरे में 2-3 दिन के लिए रखा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया था, जितना भी था स्टार्च वो रेस्पिरेशन में खत्म हो गया। अब स्टार्च खत्म हो चुका है, अब धूप में लाके रखो, धूप में लाके रखो। तो ये ऐसे धूप में रख दिया। इस वाले में पत्ती को, हरी पत्ती पूरी हरी है, इसमें कुछ वेरीगेटेड नहीं है, और इसको ब्लैक पेपर से ढक दो। अब ब्लैक कलर तो नहीं यूज कर सकता क्योंकि बैकग्राउंड ही ब्लैक है। मान लो यहां पर मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया, ये ब्लैक पेपर से ढक दिया। अरे ब्लैक पेपर क्यों यूज किया? आप सब जानते हो कि ब्लैक पेपर जो होता है उससे वो सारी लाइट एब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन उसे पास नहीं करेगा। तो कहने का मतलब इस ब्लैक पेपर के जो पीछे पत्ती है उसको लाइट नहीं मिल पाएगी। सही है। और तीसरी पत्ती बच्चों कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रखना है एज इट इज, नॉर्मल रखना है एज इट इज। ये देखो, उसको कुछ नहीं करना है। हो गई पत्तियां, धूप में रख दिया है भाई। अब चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कुछ घंटे धूप में रखा रहने दो। जब कुछ घंटे रखोगे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ग्लूकोज बना, स्टार्च बना। अब चलो करते हैं आयोडीन टेस्ट। भाई जहां पर स्टार्च बना होगा वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट कलर आ जाएगा। तो जहां ब्लू वायलेट कलर आया मतलब वहां स्टार्च बना, स्टार्च बना मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। और जहां ब्लू वायलेट नहीं आया मतलब वहां स्टार्च नहीं बना, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यह है सिंपल सा लॉजिक। तो चलो थोड़ा एनालिसिस कर ले, गहराई से एनालिसिस करते हैं। देखो बच्चों, इस पत्ती की एनालिसिस करते हैं। देखो आपने धूप में रखा है, धूप में रखा है बच्चों, तो क्या है, सनलाइट तो मिल ही रही है, यहां भी और यहां भी लाइट तो मिल ही रही है। धूप में रखा है बाहर बच्चों, CO2 भी मिल ही रहा है, CO2 भी मिल ही रहा है। और ये हरा पार्ट है तो क्लोरोफिल भी है। ये येलो पार्ट येलो क्यों है भाई? क्योंकि यहां क्लोरोफिल है ही नहीं। भाई स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन टेस्ट ही होता है लक्ष्मी जी। स्टार्च का पता करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन ही डालते हैं, वो टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है, फेहलिंग टेस्ट है, वैसे इसके लिए क्या होता है, स्टार्च के लिए भाई जो मोनोसेकेराइड्स है उनके लिए अपन बेनेडिक्ट टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट। अच्छा बच्चों, तो आपको नहीं लग रहा बच्चों, ग्रीन पार्ट वाले हिस्से में लाइट भी है, CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा,
आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट आ जाएगा। तो बोलूं ग्रीन पार्ट जो है वो दिखाएगा पॉजिटिव टेस्ट स्टार्च के लिए। क्या दिखाएगा? पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा स्टार्च के लिए। मतलब हरे पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। हां बिल्कुल, कैरोटिनॉइड्स तो होंगे बच्चे, क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन येलो पार्ट में बच्चों तो क्लोरोफिल ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बना। तो येलो पार्ट में जब आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट कलर नहीं आएगा। तो बोलूं ये निगेटिव टेस्ट दिखाएगा फॉर, निगेटिव टेस्ट दिखाएगा फॉर स्टार्च, निगेटिव टेस्ट दिखाएगा फॉर स्टार्च। क्या प्रूव हो गया बच्चों? क्या प्रूव हो गया? प्रूव ये हो गया कि केवल लाइट और CO2 अकेले फोटोसिंथेसिस नहीं करा लेंगे, लाइट और CO2 अकेले फोटोसिंथेसिस नहीं कराएंगे, लाइट और CO2 के साथ साथ क्लोरोफिल भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट CO2 के साथ साथ क्लोरोफिल भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। तो मुझसे कोई पूछे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, तो बोलूं वेरीगेटेड लीफ से प्रूव होता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, ये प्रूव हो जाता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। सही है? अब चलो उधर आओ, इधर भी देख लो, जिसे पार्शली ब्लैक पेपर से ढका था। तो देखो बच्चों, जो ढका हुआ पार्ट नहीं है या जो ढका है, दोनों में हरी पत्ती है पूरी, तो क्लोरोफिल तो पूरे में है, CO2 तो मिल ही रहा है। अरे कागज से ही तो ढका है यार, CO2 तो पहुंच ही जाएगी। खुले पार्ट में लाइट भी मिल रही है, लेकिन जो ढका है ब्लैक पेपर से वहां लाइट नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है। तो जहां तीनों मिल रहा है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट आ जाएगा। मतलब इस हिस्से में स्टार्च बना, लेकिन जहां लाइट ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट नहीं आएगा। तो ये क्या दिखाएगा? निगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो बच्चों इससे क्या प्रूव हो रहा है? पिछला एक्सपेरिमेंट कह रहा था क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, ये क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल और CO2 अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, क्लोरोफिल और CO2 कुछ नहीं कर लेंगे। सही है? क्लोरोफिल और CO2 के साथ साथ लाइट भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा। अगर लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन टेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब ब्लैक पेपर टेस्ट से क्या प्रूव हो रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, या बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट प्रूव हो रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने दो एक्सपेरिमेंट को मिला के पढ़ाया है आपको। एक्चुअली ब्लैक पेपर टेस्ट अलग होता है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट अलग होता है। अगर क्वेश्चन आए कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, तो केवल इसकी बात करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। और अगर ब्लैक पेपर टेस्ट वाला पूछे तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। लेकिन दोनों को मिला के पूछे तो बोलो लाइट और क्लोरोफिल दोनों का इंपॉर्टेंस। दोनों को मिला के पूछे तो लाइट और क्लोरोफिल दोनों का। सही है? अच्छा, एक ने पूछा अंधेरे में पहले ना रखते तो? और भाई अंधेरे में अगर पहले ना रखते तो पत्ती में जो स्टार्च था दाएं बाएं, भाई यहां पीले पार्ट में भी तो स्टार्च होता ना,
भाई ट्रांसपोर्ट होकर स्टार्च वहां पर इकट्ठा होता ना। हमने तो सारा स्टार्च खत्म करने के लिए किया है कि जो भी स्टार्च अब बन रहा है वो ताजा अभी अभी बना है। जहां स्टार्च बन रहा है वहीं फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहां नहीं बन रहा है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। और बच्चों ये जो पूरी लीफ है खुली है, एक्सपोज है लाइट को, तो इस पत्ती में तो पूरी पत्ती में लाइट भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, क्लोरोफिल भी है। तो बोलूं पूरी पत्ती पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च के लिए। एंटायर लीफ शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। पूरी पत्ती ही पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगी, पूरी पत्ती में फोटोसिंथेसिस होगा, राइट। अच्छा बच्चों मेरी बात ध्यान से देखना, दोनों को मिला, एनसीईआरटी ने दोनों के एक साथ पढ़ाया है, लेकिन ज्यादा चांस ये है बच्चों कि नीट में अलग अलग पूछा जाए। तो याद रखना वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पता चलता है, ब्लैक पेपर वाले से लाइट का इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर नीट वालों ने दोनों को मिला के पूछ लिया तो एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं बच्चों, देखो जरा। एनसीईआरटी कहती है कि इन एक्सपेरिमेंट से, दीज एक्सपेरिमेंट, EXP मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। लीफ के केवल ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ मतलब बच्चों क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या बोलो सनलाइट, सही है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को मिलाकर प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में होती है। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में होती है मतलब क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस, सही है। और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब लाइट की प्रेजेंस में, दोनों का इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले टेस्ट में, मतलब अगले एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट। रजनीश यादव चल भाई पढ़ ले, अभी बाकी सलाह मशवरा बाद में करेंगे, है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट बच्चों, ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट अब मैं बताने जा रहा हूं, एक सेकंड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो बताने जा रहा हूं बच्चों, ये है क्या, इसका नाम है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट भी। पिछले वाले से क्लोरोफिल लाइट का इंपॉर्टेंस, इससे पता चल रहा है CO2 का इंपॉर्टेंस। कैसे, अभी देख लेते हैं। आइए जरा, पढ़ एनसीईआरटी रहे हैं बच्चों, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल साहिल, चलो आ जाओ। देखो मॉल्स लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले वही काम करो। सबसे पहले पौधे को अंधेरे में रख दो 3-4 दिन के लिए, ताकि सारा स्टार्च खत्म हो जाए, और फिर धूप में ले आओ और करो एक्सपेरिमेंट ये वाला। मान लो बच्चों ये एक गमला है, इस गमले में पौधा लगा हुआ है, ये एक पौधा लगा है भाई, ठीक है। ऐसा करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो या एक बीकर ले लो, टेस्ट ट्यूब या एक बीकर ले लो। इसमें ना बच्चों KOH से भीगा हुआ कॉटन रखना है। क्या रखना है, KOH से भीगा हुआ कॉटन। एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो आप KOH सोल्यूशन भी रख सकते हो, यहां KOH सोल्यूशन भी रख सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी के हिसाब से KOH से भीगा हुआ कॉटन रख दें। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो KOH से भीगा कॉटन है ये एब्जॉर्ब कर लेगा CO2। एब्जॉर्ब क्या कर लेगा बच्चों, मेरे से आप रिएक्शन ही ले लो, KOH और CO2 रिएक्ट करके बन जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सही है। तो देखो बच्चों ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में बच्चों ऐसा करो,
एक लकड़ी का ढक्कन, वो कॉर्क का ढक्कन, जैसे शैंपेन बॉटल में होता है ना कॉर्क का ढक्कन, वैसे ही एक कॉर्क का ढक्कन लगाना है यहां। लेकिन ये जो कॉर्क का ढक्कन आप लगा रहे हो ना, इस ढक्कन में बच्चों मैंने एक छेद कर दिया था, ये होल कर दिया था ताकि इससे पत्ती अंदर जा सके। ये कॉर्क है, स्प्लिट कॉर्क है। स्प्लिट कॉर्क क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉर्क में मैंने छेद कर दिया था ताकि पत्ती अंदर जा सके। ठीक है, तो एक कॉर्क का ढक्कन लो, उसमें छेद कर दो पत्ती डालने के लिए, और केयर से भीगा हुआ कॉटन रख दिया। अब ऐसा करो बच्चों, पत्ती को आधा, मान लो ये प्लांट है, इसकी ये रही पत्ती, इसकी पत्ती को आधा हिस्सा अंदर जाने दो, आधा हिस्सा बाहर रहने दो। कर दिया ऐसे। फिर क्या करो बच्चों, फिर क्या करो, ये जो छेद है इसे वैक्स से बंद कर दो। ये जो अपन ने होल क्रिएट किया था, इसे वैक्स से सील कर दो ताकि कोई गैस अंदर ना जा सके। सील कर दो वैक्स से। किस लिए? सो एज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ गैसेस इनटू ट्यूब। कोई गैस ट्यूब के अंदर ना जा सके, ऐसा कर दो बच्चों। ठीक है, अभी बच्चों आशुतोष अभी फोकस कर बच्चे, अभी तुरंत क्लास कोई नहीं लग रही, अभी फोकस यहां पर कर लो, है ना। अभी हम डिस्कस कर रहे थे बस। तो देखो भाई, एक ट्यूब है या जार है कोई, जिसमें मैंने क्यूएच से भीगा हुआ कॉटन रख दिया है, छेद से पत्ती डाल दी और सील कर दिया है। अब समझो मेरी बात को, इस कंटेनर में बच्चों पहले से अगर कोई CO2 था, अगर इस कंटेनर में पहले से कोई CO2 था, वो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाहर से कोई KOH आ ही नहीं रहा, बाहर से कोई बाहर से कोई CO2 आ ही नहीं रहा। तो पहले अगर कोई CO2 था तो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर से कोई CO2 नहीं आ रहा, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 अवेलेबल नहीं है। धूप में रख दो बच्चों। जब धूप में रखोगे तो देखो ना सेटअप क्या बैठ रहा है। जो बाहर है पत्ती हरी है, क्लोरोफिल तो है ही है ना। बाहर है, लाइट भी मिल रहा है और CO2 भी मिल रहा है, लेकिन अंदर जो है बच्चों पत्ती हरी है, क्लोरोफिल तो है, और कांच का ही तो है जार, तो धूप में रखा है तो लाइट भी मिल रही है, लेकिन बच्चों अंदर CO2 अवेलेबल नहीं है। कुछ घंटे के लिए रख दो और कर लो आयोडीन टेस्ट। तो आपको क्या लगता है भाई? सिंपल सी बात है, जहां पर तीनों चीजें होंगी वहां फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट आएगा, मतलब यहां फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा। तो ये हिस्सा क्या दिखाएगा? पॉजिटिव टेस्ट। अंदर बच्चों क्लोरोफिल लाइट है, लेकिन CO2 के बिना ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। तो जब ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, तो यह दिखाएगा निगेटिव टेस्ट। आयोडीन डालने पर यह हिस्सा ब्लू वायलेट नहीं होगा। लो, प्रूव हो गया। पिछले एक्सपेरिमेंट से किसी भी पौधे की ले लो भाई पत्ती, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो, पिछला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो ये बता रहा था, क्या बता रहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? लाइट और क्लोरोफिल। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि लाइट और क्लोरोफिल अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, अकेले लाइट और क्लोरोफिल कुछ नहीं कर लेंगे। नहीं तो यहां भी फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए थी ना, ग्लूकोज स्टार्च बनना चाहिए था। सही है। तो क्लोरोफिल लाइट अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, क्लोरोफिल लाइट के साथ CO2 भी होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा। आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू वायलेट आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया कि CO2 का इंपॉर्टेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है। लो बच्चों,
क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस, लाइट का इंपॉर्टेंस, CO2 का इंपॉर्टेंस, तीनों का इंपॉर्टेंस प्रूव कर चुके हैं हम फॉर फोटोसिंथेसिस। ये था बच्चों एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन के बाद का पहला पैराग्राफ, पहला टॉपिक, व्हाट डू वी नो। अब बच्चों ये अकेला चैप्टर है बच्चों प्लांट फोटोसिंथेसिस का और प्लांट फिजियो का, एक अकेला चैप्टर है जहां पर शुरुआत में मुझे कुछ कहानी सुनानी पड़ती है, तो सुनाऊंगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया क्या नहीं किया, आगे उस पर फोकस करते हैं। सही है। पहला नाम एनसीईआरटी ने दिया है बच्चों जोसेफ प्रिस्ले। जब भी मैं आड़ी तिरछी लाइन बोलने लग जाऊं समझ जाना कि एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं। वैसे हिंदी में भी बोलूंगा लेकिन फिर भी ठीक है, पानी पी लेते हैं, फिर साइंटिस्ट लोगों को का नाम और उनका काम पढ़ लेते हैं। नहीं भाई कोई गुस्सा नहीं हुआ रजनीश, फोकस करो अभी, है ना। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों हमें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में बच्चों पहला नाम एनसीईआरटी ने दिया है जोसेफ प्रिस्ले का। एक एक करके ये नाम और काम पढ़ लेते, बस कहानी होते ही चैप्टर का लेवल बढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा देखना, मतलब अलग ही एंगल से पढ़ोगे चीजों को। अपने सामने एनसीईआरटी जरूर रखना, अपने सामने एनसीईआरटी जरूर रखना, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं लाइन भी तो प्यारी प्यारी बोलूंगा ना अभी, ठीक है। तो सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी कहती है जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में किया था अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अरे बेलजार एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है भाई, सही है, सही है, मैं क्या बोल रहा हूं, बेलजार एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। 1770 में इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है रोशनी, बेलजार एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या कहा है? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। आगे देखो ना क्या लिखा है, दैट रिवील्ड इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। रोल ऑफ एयर मतलब CO2 की भूमिका बता रहा है भाई प्लांट के ग्रोथ के लिए। हाँ 1770 याद रखना है, 1779 भी याद रखना है, दो चीजें अपन को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि 1770 में इन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला रोल ऑफ एयर, बोले तो रोल ऑफ CO2 इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ओ भाई CO2 होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, तभी प्लांट की ग्रोथ होगी। हाँ बच्चों ईयर याद करने हैं, अगर मैंने कोई ईयर लिख दिया है एनसीईआरटी में है वो याद करना है, ठीक है बच्चों। हाँ जो मैं बोलूं बस वो याद करना है। तो बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों इन्होंने। बेलजार एक्सपेरिमेंट इन्होंने जब किया था तो इन्होंने यूज किया था कैंडल, मोमबत्ती यूज करी थी, और मोमबत्ती यूज करी थी, कैंडल यूज किया था, चूहा यूज किया था, चूहा हो गया, कैंडल हो गया, और एक प्लांट यूज किया था बच्चों, पुदीना का प्लांट, पुदीना का पौधा मतलब मिंट प्लांट, ये यूज किया था बच्चों, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये भी एनसीईआरटी कहती है कि 1774 में इन्होंने की थी डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। मेरी बात बच्चों बहुत क्लियर कट ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने ये तो नहीं खोजा था, ध्यान से सुनो बच्चों, इन्होंने ये नहीं खोजा था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, इन्होंने ये नहीं खोजा था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ये खोजा था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ये खोजा था।
प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है वो नहीं खोजा था। ठीक, आ जाओ। देखो बच्चों, इनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चों, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। धूप में हो रहा है एक्सपेरिमेंट। ये कांच का जार है, इसे नीचे से सील कर रखा है बच्चों, है ना। पहली बार इसमें जलती हुई कैंडल रख दी, मोमबत्ती। आपको नहीं लग रहा बच्चों, जब तक ऑक्सीजन मिलेगा ये कैंडल जलेगी, बाद में बुझ जाएगी, बाद में बुझ जाएगी। सही है, ऑक्सीजन खत्म होते ही बुझ जाएगी। अरे बच्चों, एनसीईआरटी ने अपने एनसीईआरटी में ये जो प्रिस्ले जी हैं, इनके काम वाले पैराग्राफ में नीचे देखोगे एक जगह लिखा है कि आपको नहीं लग रहा है कि इन्होंने इस कैंडल को दोबारा जलाने की कोशिश करी होगी, रीकिंडल दिस कैंडल, दोबारा जलाने की कोशिश करी होगी, बिल्कुल करी होगी, लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो चुका है ना। दूसरी बात बच्चों, एनसीईआरटी में यह भी पूछा है, आप बता सकते हो क्या इस सेटअप को डिस्टर्ब किए बिना कैसे जला सकते हो। मैग्नीफाइंग लेंस नहीं, जार उठाना नहीं है। अगर जार उठा दोगे फिर तो ऑक्सीजन मिल जाएगी बिना डिस्टर्ब किए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मैग्नीफाइंग लेंस धूप में है, धूप रिकिंडल मतलब दोबारा जलाना। मैग्नीफाइंग लेंस से अपन कागज को फोकस करते हैं, जल जाता है, तो इसके धागे पर फोकस करो, जल जाएगा। लेकिन जलता तो तब ना जब ऑक्सीजन बची होती, लेकिन ऑक्सीजन अगर खत्म हो गई है तो ये दोबारा नहीं जलेगा। नहीं, जीरो बेस नहीं बच्चों राहुल, हम बताएंगे कि मैग्नीफाइंग लेंस से जलाया जा सकता है लेकिन जलेगा नहीं। अगर किसी और वजह से बुझा होता, ऑक्सीजन होता है ना, किसी और वजह से बुझा होता तो मैग्नीफाइंग लेंस से सच में जल गया होता। सही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना होने के कारण बुझा है तो दोबारा कभी नहीं जलेगा। सही है राहुल, क्लियर है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है अपन को बच्चों, है ना। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट बच्चों, इसी तरह एक चूहे को रख दो बेल जार में, तो भाई जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तक ये जिंदा रहेगा, नहीं दम घुट जाएगा और मर जाएगा। सही है, ऑक्सीजन मिलेगा तब तक जिंदा रहेगा, बाद में सफोकेशन होगा, दम घुटेगा, मर जाएगा। तो भाई ये तो मर गया। जब ये हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ रख दिया, बर्निंग कैंडल को और चूहे को। आपको नहीं लग रहा बच्चों, अब ऑक्सीजन दोनों यूज करेंगे तो एक जल्दी बुझ जाएगा, एक जल्दी मर जाएगा, एक जल्दी बुझ जाएगा, एक जल्दी मर जाएगा। तब बच्चों एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि इन्होंने कंक्लूड किया क्या, कि बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती, सही है, और ब्रीदिंग एनिमल, सांस लेता हुआ एनिमल, समहाउ डैमेजेस द एयर, ये दोनों एयर को डैमेज कर देते हैं। बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इन्हें यह नहीं पता था कि प्लांट्स O2 छोड़ता है। इन्हें O2 CO2 के बारे में, प्लांट के रिस्पेक्ट में या यहां इन्हें कुछ नहीं पता था। पता है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये लोग ऑक्सीजन यूज कर लिए, खत्म हो गया, CO2 भर गया, इसलिए ये एक बुझ गया, एक मर गया। नहीं, इन्होंने बोला कि ये दोनों किसी तरह से एयर को खराब कर देते हैं, ये दोनों एयर को किसी तरह से खराब कर देते हैं। बस इतना ही बोला इन्होंने। अगले राउंड में बच्चों इन्होंने पुदीने के पौधे को भी रख दिया इसी में। तो बच्चों जब इन्होंने बेल जार के अंदर पौधा भी रख दिया तो भाई जलती हुई कैंडल भी है, चूहा भी है और
हरा भरा पौधा भी है, पुदीने का पौधा, मिंट प्लांट, सही है, तीनों रख दिया। तो बच्चों आपको नहीं लग रहा अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कैसे? सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अरे भाई देखो, ये दोनों ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और ये दोनों CO2 छोड़ रहे हैं, और ये CO2 प्लांट ले लेगा और कर देगा फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो रिलीज होगा ऑक्सीजन। उसी के कारण एक जिए जा रहा है और एक जले जा रहा है कि नहीं भाई? चूहा और कैंडल O2 यूज किए जा रहे हैं, CO2 छोड़े जा रहे हैं, वही CO2 प्लांट ले रहा है, अब फोटोसिंथेसिस करके O2 छोड़ रहा है, उसी O2 के सहारे एक जले जा रहा है, एक जिए जा रहा है। तब जब इन दोनों को रखा था तो इन्होंने बोला कि ये लोग एयर को खराब कर देते हैं। अब प्रिस्ले को नहीं पता था कि इन लोगों ने CO2 छोड़ा, प्लांट ने CO2 लिया, O2 छोड़ा नहीं। इन्होंने क्या कहा? शब्द सुनिए उनके। उन्होंने कहा था बच्चों कि इन्होंने क्या कहा था कि एनसीईआरटी की भाषा बोलता हूं, प्लांट रीस्टोर कर देता है टू एयर। प्लांट एयर को वो चीज लौटा देता है, प्लांट रीस्टोर कर देता है, एयर को वो चीज लौटा देता है। प्लांट रीस्टोर टू द एयर। क्या लौटा देता है? वॉट एवर, नहीं पता क्या है, वॉट एवर। बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव। बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल रिमूव कर देता है। भाई बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से क्या हटा देते हैं? CO2। हां, समझ रहा मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि इन्होंने कहा कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से जो भी हटा देते हैं, क्या हटा देते भाई? CO2। वो चीज जो ये लोग एयर से हटा रहे हैं, वो चीज प्लांट वापस लौटा देता है टू एयर। सिंपल। इनको नहीं पता था O2 CO2 का कॉन्सेप्ट है। ये प्योर एनसीईआरटी थी बच्चों। अब मेरा योगदान भी ले लो, नहीं बोलोगे आपने तो कुछ बताया ही नहीं, तो चलो मैं अपना योगदान जोड़ता हूं इसमें। क्या जोड़ता हूं? सुनिए बच्चों, प्रिस्ले को क्या ज्ञान था? इनका कहना था कि ये जो चूहा और मोमबत्ती जल रही है, ये रिलीज करते हैं बैड एयर या फाउल एयर या इंप्योर एयर। क्या छोड़ते हैं ये लोग? इंप्योर एयर। अब पता है वो इंप्योर एयर CO2 है, ये इन्हें नहीं पता था। इन्होंने इस इंप्योर एयर को कहा था बच्चों फ्लोजिस्टोन। क्या कहा था? इंप्योर एयर को फ्लोजिस्टोन। और कहा कि ये लोग जो बैड एयर छोड़ रहे हैं, उस बैड एयर को प्यूरिफाई कर देता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इस बैड एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं इनटू गुड एयर या प्योर एयर। और उस प्योर एयर को इन्होंने कहा था डी फ्लोजिस्टोन। इन्हें नहीं पता था बच्चों, इन्हें नहीं पता था जिसे ये बैड एयर कह रहे हैं, फ्लोजिस्टोन कह रहे हैं, वो CO2 है। जिसे ये गुड एयर कह रहे हैं, डिफ्लोजिस्टोन कह रहे हैं, वो O2 है। ये इन्हें नहीं पता। कुछ समय बाद दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था। एक नाम है, नाम ले लेता हूं, आपको नहीं याद करना है, लेवोइजियर। लेवोइजियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था प्रिस्ले ने जिसे फ्लोजिस्टोन कहा है वो CO2 है, और जो जिसे डिफ्लोजिस्टोन कहा है वो O2 है। समझे? ये था इनका एक्सपेरिमेंट। तो आपको याद क्या क्या रखना है? पहला पॉइंट यही कि जब दोनों को साथ में रखा तो प्रिस्ले ने कहा कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर को किसी तरह से खराब कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों को सब साथ में रखा तो सब ठीक चल रहा था, सब
कैंडल जल रहा था, चूहा जिंदा, पौधा जिंदा। तब इन्होंने बोला कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से जो कुछ हटा दे रहे हैं, क्या हटा दे रहे हैं भाई? CO2। वो प्लांट वापस लौटा देता है। इन्हें O2 CO2 नहीं पता था, ये गुड एयर और बैड एयर बोलते थे, या बोलो फ्लोजिस्टोन और डीफ्लोजिस्टोन बोलते थे। सही है? अच्छा, तो बच्चों ये था जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। अगले पेज में मैं अलग से लिख देता हूं कि फ्लोजिस्टोन जो है वो CO2 है, जो डीफ्लोजिस्टोन है वो O2 है। लेकिन यह बात जोसेफ प्रिस्ले ने नहीं बताई थी, आगे चलकर पता चला था। O2 हटाते, यही तो बोला क्या? यही तो बोला मैंने कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से क्या हटा रहे हैं? O2। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से क्या हटाते हैं? O2। वो O2 दोबारा लौटा देता है एटमॉस्फेयर को। कौन? प्लांट। O2 की बात करो बच्चे। सही है? ठीक है। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल क्या कर रहे थे? O2 ले रहे थे, CO2 छोड़ रहे थे, मतलब एटमॉस्फेयर से क्या हटा रहे थे? O2। प्लांट O2 वापस लौटा रहा है। ठीक है ना? हाँ। रौनक, कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया यार, उस समय तो कंपाउंड ही नहीं पता थे कौन क्या था। ठीक है? हाँ, सब सही है। अब आगे सुनो बच्चों। अब इसके बाद अगला नाम आता है जैन इंजनहाउस। बच्चों, इन्होंने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। जैन इंजनहाउस ने भी 2 एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों। पहला एक्सपेरिमेंट था इनका बेल जार एक्सपेरिमेंट। भाई प्रिस्ले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट धूप में किया था। इन्होंने डार्क में भी किया और सनलाइट में भी किया, दोनों में किया। तो आपको नहीं लगता जब अंधेरे में बेल जार एक्सपेरिमेंट करोगे, अंधेरे में करोगे, तो ये जो कैंडल है, जो चूहा है और जो पौधा है, भाई अंधेरे में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो ऑक्सीजन तो पेड़ भी लेगा, चूहा भी लेगा और कैंडल भी लेगी। तो आपको नहीं लग रहा है एक जल्दी बुझ जाएगा और 2 जल्दी मर जाएंगे? है ना? 2 मर जाएंगे, एक बुझ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, जब अंधेरे में किया तो ये सब, इसकी डेथ, ये बुझ जाएगा, प्लांट भी मर जाएगा। डार्क में प्रिस्ले जैसा एक्सपेरिमेंट ने रिजल्ट नहीं आया, है ना? लेकिन जब धूप में किया, जब धूप में एक्सपेरिमेंट किया तो सब कुछ नॉर्मल आया। जब धूप में किया तो देखा कि कैंडल भी जल रहा है प्रिस्ले जैसा, चूहा भी जिए जा रहा है, प्लांट भी जिंदा है, सब कुछ नॉर्मल है। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तब इन्होंने बच्चों कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रिस्ले की लाइन में एक चीज जोड़ दी, प्रिस्ले के स्टेटमेंट में एक लाइन जोड़ दी। इन्होंने पता है क्या बोला? प्लांट उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? कि प्लांट एयर को प्यूरिफाई करता है, यही बोला था ना उन्होंने। इन्होंने कहा प्लांट जिस प्रोसेस से किसने बताया था? ईयर है बच्चे 1779, लेकिन याद नहीं करना है। एनसीईआरटी वाले बस ईयर याद रखना है, ठीक ना? हाँ, बर्थ ईयर डेथ ईयर नहीं याद करना है। अभी रुक जाओ, सब बताऊंगा। फ्लोजिस्टोन डीफ्लोजिस्टोन तो लेवोइजियर ने बताया था, लेकिन अभी यहां पर दूसरी बात चल रही है। उन्होंने कहा था प्लांट एयर को प्यूरिफाई करता है। इन्होंने बोला प्लांट जिस प्रोसेस से एयर को प्यूरिफाई करता है, प्लांट जिस प्रोसेस से एयर को प्यूरिफाई करता है, उस प्रोसेस के लिए लाइट जरूरी है। मतलब इन्होंने बोल दिया कि प्रिस्ले ने कहा एयर प्यूरिफाई करता है प्लांट, इन्होंने बोला हां प्यूरिफाई करता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बस इतना। तो इससे क्या सजेस्ट किया बच्चों? उन्होंने सजेस्ट किया बेल जार एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट इज, देख लो एनसीईआरटी में लिखा है, सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। सनलाइट इज एसेंशियल
to the plant process that somehow purifies the air, that somehow purifies the air. कौन सी एयर को प्यूरिफाई करता है? जिसे इंप्योर कर देता है या फाउल कर देते हैं कौन? बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल जिस एयर को इंप्योर कर देते हैं, बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल जिस एयर को इंप्योर कर देते हैं, उस इंप्योर एयर को प्योर करने के लिए प्लांट में जो प्रोसेस होती है उसके लिए सनलाइट जरूरी है। ओ भाई, सुबह में अंधेरे में फोटोसिंथेसिस करवाएगा तो या तू? दिन में होती है भाई, लाइट चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो जैन इंजन हाउस के दो एक्सपेरिमेंट है बच्चों। एक एक्सपेरिमेंट बेलजार सेटअप है। अरे एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है बाय यूजिंग सिमिलर सेटअप एज यूज बाय प्रिस्ले, जैसे प्रिस्ले ने किया था वैसे ही इन्होंने किया था, लेकिन एक बार डार्क में एक बार सनलाइट में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों एक और नाम नहीं पूछेगा बच्चा, आयशा टेंशन ना ले। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस का ये हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इनका एक और एक्सपेरिमेंट है, अगले पेज में बताता हूं। जैन इंजन हाउस का दूसरा एक्सपेरिमेंट, जैन इंजन हाउस का ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, तो एनसीईआरटी कहती है कि इन्होंने किया था एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट मतलब सिंपल या ब्यूटीफुल, एलिगेंट मतलब सिंपल या ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ? एक एक्वेटिक प्लांट के साथ। कौन सा एक्वेटिक प्लांट था भाई? हाइड्रिला प्लांट। कौन से प्लांट के साथ किया था? हाइड्रिला प्लांट के साथ। एलिगेंट मतलब सिंपल या ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट, सुंदर सा या सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रिला प्लांट के साथ। क्या एक्सपेरिमेंट था वो देख लेते हैं, क्या प्रूव किया था वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, एक बीकर में ना, एक बीकर में पानी भर दिया गया, एक बीकर में पानी भर दिया गया। यहां पर इन्होंने ये, एक सेकंड, यहां पर इन्होंने सपोर्ट लगा दिए थे। क्या? सपोर्ट लगा दिए थे, ये ऐसे, ये भाई सपोर्ट लग गए। ये क्या है? सपोर्ट है। इसके ऊपर रख दिया इन्होंने फनल। क्या रख दिया बच्चों? फनल। अरे फनल तो जानते ही हो, फनल रख दिया, तो चलो फनल रख देता हूं। इसके ऊपर इन्होंने रख दिया फनल, पानी भरा इसमें बीकर में, और ये रहा फनल, ये रहा फनल, ये फनल रख दिया गया भाई। ये क्या है? फनल। सब जानते हो अब क्या लिखूं, फिर भी लिख रहा हूं। और इस फनल के अंदर बच्चों हाइड्रिला प्लांट की ब्रांचेस रख दी गई। क्या रख दिया गया? हाइड्रिला प्लांट की ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ हाइड्रिला प्लांट, ब्रांचेस ऑफ हाइड्रिला प्लांट रख दी गई। हाइड्रिला प्लांट, ठीक है। अब बच्चों यहां पानी भरा हुआ है, और क्या किया, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दिया गया। टेस्ट ट्यूब रख दिया गया, ये इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब रख दिया गया। भाई अगर बीकर में पानी भरा है, अगर बीकर में पानी भरा है, तो आपको नहीं लगता पूरे में पानी भरा हुआ है? ये बीकर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अरे तो भाई टेस्ट ट्यूब में भी तो ये पानी पहुंचेगा, पूरे टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है। ये देखो, पूरे टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है। ये सेटअप था भाई, सही है। तो भाई सपोर्ट के ऊपर बीक फनल रख दिया, उसके अंदर ब्रांचेस रख दी हाइड्रिला प्लांट की, फनल बीक टेस्ट ट्यूब उल्टा रख दिया, पानी भरा हुआ है। बच्चों इस सेटअप को जब इन्होंने अंधेरे में रखा, जब अंधेरे में रखा, तो देखा कि कोई बबल नहीं बन रहा है,
कोई बबल नहीं बन रहा है अराउंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के चारों तरफ अंधेरे में कोई बबल नहीं बन रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही। लेकिन जब धूप पे रखा तो आपको नहीं लगता फोटोसिंथेसिस होगा? फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के चारों तरफ बबल्स बनेंगे, है ना? ऑक्सीजन निकलेगा ना फोटोसिंथेसिस से। ये बबल बच्चों ऑक्सीजन के, आपको नहीं लग रहा ऊपर की तरफ लिफ्ट होते जाएंगे, है ना? धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा कि इतना ऑक्सीजन हो जाएगा कि इस हिस्से का ऑक्सीजन, इस हिस्से का वाटर हटाकर इस एरिया में ऑक्सीजन भर जाएगा। इस एरिया में फिर आगे चलकर ऑक्सीजन भर जाएगा। पहले तो पानी था, लेकिन फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता गया, वो ऑक्सीजन ऊपर इकट्ठा हो गया। दोबारा बोल देता हूं मैं, चिंता ना करो। देखो भाई ध्यान से, पानी भरा हुआ है, एक सपोर्ट रख दिया, फनल के अंदर हाइड्रिला पौधे की ब्रांचेस है, फनल के अंदर हाइड्रिला प्लांट की ब्रांचेस है, और इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रख दिया। कंटेनर में पानी है तो टेस्ट ट्यूब में भी, अरे पूरा खाली है तो यहां भी पानी भरा होगा। अब जब अंधेरे में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, तो कोई बबल नहीं बनेगा, सही है। लेकिन जब धूप में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, उससे बबल निकलेंगे। ये जो बबल निकलेंगे ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के चारों तरफ निकलेंगे फोटोसिंथेसिस से, और ये बबल ऑक्सीजन के हैं, धीरे धीरे करके ये ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो जहां पानी भरा था ये एरिया खाली हो जाएगा, ये स्पेस कौन ऑक्युपाई कर लेगा? ऑक्सीजन। अरे यार खुले एटमॉस्फेयर में है, CO2 तो होगा ना, पानी में भी है। तो बच्चों इन्होंने देखा ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के चारों तरफ बबल नहीं बनता, अंधेरे में, लाइट में बनता है। बाद में पता चला ये बबल किसके? ऑक्सीजन के। इस प्रकार इन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इट इज ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है। इट इज ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सही है? इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? इट इज ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज ओनली, केवल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ही है जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। अरे भाई वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में। और भाई ये बीकर फनल है, यहां तो पानी भरा नहीं, ये पानी ऊपर नहीं चढ़ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों इंजन हाउस के 2 एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट नहीं है बच्चों, नाम है सिर्फ, 2-3 लाइन इनके बारे में हमें याद रखनी है। जूलियस वॉन सैच 1854 में इन्होंने कुछ चीजें बताई बच्चों। क्या बताया? गौर करिएगा। पहली चीज इन्होंने बताया, इन्होंने एविडेंस दिया। क्या एविडेंस दिया? कि जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनाता है। प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ऑब्वियस है बच्चों, जब प्लांट ग्रो करेगा तो ग्लूकोज फूड बनाएगा, तभी तो ग्रो करेगा। प्लांट फूड बनाएगा तभी तो ग्रो करेगा। तो ये बताया इन्होंने, ठीक है। दूसरा बच्चों इन्होंने बोला प्लांट सेल में कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं। प्लांट सेल में स्पेशल बॉडीज होती हैं जिनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है। क्या होता है? ग्रीन सब्सटेंस होता है। तो भाई प्लांट सेल के अंदर स्पेशल बॉडी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और उसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस क्या है? क्लोरोफिल। ये बताया इन्होंने, सही है। 2 चीजें हो गई। तीसरा बच्चों इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया ही फाउंड दैट, क्या? कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज बनेगा। इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, it is the green part of plant that
या ऐसे, इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही है जहां ग्लूकोज बनाया जाता है। एंड दिस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दिस ग्लूकोज is usually stored as starch। इस ग्लूकोज को ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट बच्चों, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ग्लूकोज बनाता है। सही है? ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ना है और रिजल्ट लाना है, बिल्कुल सही है। देखो भाई, इन्होंने बताया ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ही है वो पार्ट जहां ग्लूकोज बनता है और इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। तो बच्चों, ये काम था जूलियस वॉन सैच का 1854। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं अमित, तो ज्यादा सही है। प्लास्टिड बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ज्यादा सही है क्योंकि उसी के अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, अच्छा बच्चों, 2-3 पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, फिर अगले साइंटिस्ट का नाम ला रहा हूं जो एनसीईआरटी में। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पहला प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बताएं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, पहला प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का बताएं, तो हम क्या बताएंगे बच्चों? ग्लूकोज। क्या बताएंगे? ग्लूकोज। लेकिन अगर पूछा जाए पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताएं, तो पता है क्या बताएंगे? क्या लगता है क्या होगा? फिर तो बच्चों सुक्रोज होगा। पहला स्टेबल प्रोडक्ट पूछा जाए तो सुक्रोज, लेकिन पहला स्टोर होने वाला प्रोडक्ट पूछा जाए, पहला स्टोर होने वाला, फर्स्ट स्टोरेबल प्रोडक्ट पूछा जाए फोटोसिंथेसिस का, तो बच्चों फिर वो आएगा स्टार्च। क्या आएगा? स्टार्च। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात गौर करिएगा, आपको नहीं लग रहा ये जो ग्लूकोज है और जो सुक्रोज है ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं? ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। और पता है बच्चों, जो वाटर सॉल्युबल होता है ना, उनमें ऑस्मोसिस भी होती है, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये होंगे ऑस्मोटिकली एक्टिव। सही है? और जो स्टार्च होता है ना बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल होता है। जो वाटर इनसॉल्युबल होता है ना बच्चों, वो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होती, तो उसे क्या बोलोगे? ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। सही है भाई? जो वाटर सॉल्युबल होता है बच्चों, जो वाटर सॉल्युबल होता है उसमें ऑस्मोसिस होती है। सही है? अरे सुक्रोज स्टेबल प्रोडक्ट है भाई, उसमें क्या है? स्टेबल है वो, तभी तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वो जल्दी किसी से रिएक्ट भी नहीं करता। और वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर सॉल्युबल होगा, स्टेबल है, तभी ट्रांसपोर्ट होता है उस फॉर्म में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो वाटर सॉल्युबल होता है उसमें ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव। याद है ना पानी का मूवमेंट, ऑस्मोसिस? हाँ, तो जो वाटर सॉल्युबल है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा, जो वाटर इनसॉल्युबल है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगली बात बच्चों, एनसीईआरटी में अगला नाम जो लिखा है वो है, बहुत भारी काम है बच्चों, ध्यान देना, टी.डब्ल्यू. इंजलमैन का। टी.डब्ल्यू. इंजलमैन का। बच्चों ये टी.डब्ल्यू. इंजलमैन जो थे ना, इन्होंने प्रिपेयर किया था, संभालना इसको, प्रिपेयर किया था पहला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट करके? क्या एक्शन स्पेक्ट्रम बताता हूं, बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा। कौन सी ग्रीन एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किया था? क्लैडोफोरा। और इन्होंने यूज किया था एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या है क्यों है सब पता चल जाएगा। बच्चों इन्होंने फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है बच्चों, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, एक्शन स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी में आगे चलकर ग्राफ है ना, 1-2 पेज बाद ग्राफ है।
तो वो जो ग्राफ होते हैं ना बच्चों, तो एक्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ है जो बताता है क्या कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में कम होती है या ज्यादा होती है। सही है। तो मतलब क्या बताता है एक्शन, देखो मैं बोलता हूं, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, ग्रीन में। तो ये क्या बता रहा हूं मैं कि कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कम हो रही है या ज्यादा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है, बताता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बताता है बच्चों, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट बताता है। कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा ज्यादा होगा, यह बताएगा एक्शन स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा होगा ब्लू और रेड में, सबसे कम होगा ग्रीन में। बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम तो बता दिया मैंने, तो सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यह शब्द भी यहां पर आएगा, सुन लो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, उस पर गौर करते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूं, कुछ लाइन बोल रहा हूं। क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा ब्लू और रेड एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सबसे कम ग्रीन एब्जॉर्ब करते हैं। यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या ये क्या बताया मैंने कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम ज्यादा है, वो एक्शन है। लेकिन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो बताएगा उसे क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शोज amount of different wavelength of light, shows amount of different wavelength of light absorbed by different photosynthetic pigment। कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कम ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों फिर से क्लियर करता हूं, एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होगा ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताएगा कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है। अच्छा, तो इन्होंने ना बच्चों 1888 में बता दिया था, 1888 में बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है। यही तो एक्शन स्पेक्ट्रम है भाई। कैसे तैयार किया था, गौर करिए इनके एक्सपेरिमेंट को, इनके एक्सपेरिमेंट को देखो जरा। इन्होंने क्या किया बच्चों, एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन बनाया, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने एक कंटेनर में सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं बच्चों, इनमें से एक सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन, हिंदी में कहते हैं निलंबन। एक प्रकार का सॉल्यूशन है ये, जिसमें क्या डाल दिया था, एरोबिक बैक्टीरिया। इस बर्तन में क्या डाल रखा है, एरोबिक बैक्टीरिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। ठीक है, समझना एक्सपेरिमेंट, फटाफट समझना। ठीक है, और इसी में इसी कंटेनर में रख दी ग्रीन एल्गी, इसी कंटेनर में रख दी क्या, ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा नाम की ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा नाम की ग्रीन एल्गी को कहां रख दिया, एक सॉल्यूशन में, जिसमें क्या रखा हुआ है, एरोबिक बैक्टीरिया। सही है। अच्छा, और क्या किया बच्चों, इन्होंने प्रिज्म की मदद से, प्रिज्म की मदद से व्हाइट लाइट को, प्रिज्म की मदद से व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया बच्चों विबग्योर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है। अब मान लो वायलेट लाइट यहां पड़ रही है, इंडिगो यहां, ब्लू यहां, ग्रीन यहां, येलो यहां, ऑरेंज यहां, रेड यहां।
एनसीईआरटी बताए क्या बोलती है कि ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, मतलब लाइट को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, मतलब विबग्योर में स्प्लिट कर दिया। एंड देन इल्यूमिनेट मतलब लाइट डाली किस पर? ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पर, जिसे प्लेस किया गया था इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। लाइट को विबग्योर में तोड़ा और वो लाइट डाल दी ग्रीन एल्गी पर। कौन सी ग्रीन एल्गी? जिसे रखा गया था इन सॉल्यूशन जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या देखने को मिला उस पर फोकस करो। क्या देखने को मिला वो यहां तो नहीं दिखा सकता, तो बगल में दिखा रहा हूं। मान लो बच्चों ये क्लैडोफोरा है, ठीक है, और इस क्लैडोफोरा में यहां पर मान लो पड़ रही है वायलेट लाइट, यहां पड़ रही है इंडिगो, यहां ब्लू, यहां ग्रीन, यहां येलो, यहां ऑरेंज, यहां रेड, ये लाइट पड़ रही है कि नहीं? इन्हें क्या देखने को मिला? देखो बच्चों, वायलेट इंडिगो ब्लू को मिलाकर ना हम कहते हैं ब्लू रीजन। वायलेट इंडिगो ब्लू को मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्लू रीजन। येलो ऑरेंज रेड को मिलाकर क्या बोलते हैं? रेड रीजन। ग्रीन को अलग रख देते हैं क्योंकि ग्रीन में तो भाई सबसे कम फोटोसिंथेसिस होनी है, तो वायलेट इंडिगो ब्लू को मिलाकर क्या बोलते थे? ब्लू रीजन। येलो ऑरेंज रेड को मिलाकर रेड रीजन। क्या देखने को मिला बच्चों वो समझो। इन्होंने देखा, अरे सिंपल है भाई, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होती है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होगी? जहां ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट पड़ रही है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी तो ये बैक्टीरिया एरोबिक है, दौड़ पड़ेगा। ऑक्सीजन का भंडारा जो हो रहा है, दौड़ पड़े, ये बैक्टीरिया दौड़ पड़े कि मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे दो। तो देखो ना, ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए ताकि पा सके ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। देख लो, ढेर सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए ऑक्सीजन पाने के लिए, और जहां ग्रीन लाइट पड़ रही है वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे कम है, तो ऑक्सीजन भी सबसे कम निकलेगा, इसीलिए वहां पर बैक्टीरिया भी कम इकट्ठी होंगी। एरोबिक बैक्टीरिया इसीलिए तो यूज किया था टू डिटेक्ट साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए यूज किया गया था कि पता चल सके ऑक्सीजन कहां से ज्यादा निकल रहा है। तो भाई जहां बैक्टीरिया खूब है मतलब वहां ऑक्सीजन खूब निकल रहा है, और जहां बैक्टीरिया कम है वहां ऑक्सीजन कम है, तभी तो बैक्टीरिया कम आई यहां। तो देखो बच्चों, 1888 के जमाने पर देख के बता दिया इन्होंने कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहां इकट्ठी हुई? ब्लू और रेड रीजन में, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? ब्लू और रेड रीजन में, मतलब तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा निकल रहा है वहां, तभी तो बैक्टीरिया ज्यादा है, और ग्रीन में सबसे कम। एनसीईआरटी कहती है दस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज डिस्क्राइब, इस तरह फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया गया, जो कि क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच करता है। याद करो ना, क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू और रेड, यही उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती है? ब्लू और रेड। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए बी का क्या है? ब्लू और रेड। अब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां हो रही है? ब्लू और रेड। तो एक्शन स्पेक्ट्रम रफली मैच कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूं। एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम या ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताता है? कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है ना। तो इन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया विबग्योर में, फिर उस लाइट को डाला ग्रीन एल्गी पर, और उस एल्गी को कहां रखा गया है? सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इन्होंने देखा जिस एरिया में ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट पड़ रही है वहां फोटोसिंथेसिस कम ज्यादा हो रहा होगा ना, जहां ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट चल रही है पड़ रही है वहां पर फोटोसिंथेसिस खूब हो रहा होगा, ऑक्सीजन खूब निकल रहा होगा, अरे तभी तो बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठी हो गई। इससे क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस उस एरिया में पड़ेगी जहां ब्लू और रेड लाइट पड़ती है।
तो इस तरह इन्होंने बता दिया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होती है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम बता दिया, जो कि क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रफली रिजेंबल करता है। क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू और रेड। फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा कहां हो रही है? ब्लू और रेड, तो रफली मैच हो गया। और सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? ग्रीन लाइट में। ठीक है बच्चों, तो TW एंजनमैन का एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया। अगला एक्सपेरिमेंट, मतलब 2-3 नाम और बचे, अगली क्लास में आते ही ये 2-3 नाम बताऊंगा, काम बताऊंगा, फिर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ओ भाई मेरी क्लास है अब, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।